चलिए आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो होगा हमारा 70वीं बीपीएससी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1957 पदों के लिए क्या है, वैकेंसी आ गई है और 1957 अपने अपने बहुत बड़ा पद होता है। तो आज हम लोग चर्चा इसका कर लें कि सबसे सटीक तरीका से कम दिनों में कैसे तैयारी करें। क्योंकि बात यह है कि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मोटा मोटी समझ के चलिए कि 45 दिन के आसपास समय है और इसी 45 दिन में हमें कैसे स्ट्रैटेजी करना है, कैसे तैयारी करना है, इसके लिए हमें कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देने होंगे। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, इस बार बहुत ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट भाग लेंगे, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। आप देख रहे लाइब्रेरी का जमाना आ गया है। आप देखिए दिन रात बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, बैठ करके लाइब्रेरी में 7 घंटा 8 घंटा पढ़ रही हैं। अच्छा कुछ बच्चे को छोड़ दीजिए ना, कुछ बच्चे ऐसे एक्सेप्शन हैं जो कि लाइब्रेरी में मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे वैसे मोबाइल चला रहे हैं, ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 90% जो बच्चे हैं वो इसके फोकस काफ़ी जोर शोर से कर रही हैं और ये आपको मान कर चलना पड़ेगा कि जो सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियस छात्र हैं, छात्रा हैं, वो लोग इसकी तैयारी वास्तव में जी जान से कर रहे हैं। इसमें आपको ऐसे ऐसे बच्चों से भेंट होगा, ऐसे ऐसे कैंडिडेट से भेंट होगा, ऐसे ऐसे छात्र छात्रा से भेंट होंगे जो जॉब में भी हैं, बिना जॉब में भी हैं। तो अब आपको देखिए एक चीज तो क्लियर हो जाइए कि ऐसा कोई सफलता का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मोटे तौर पर प्रयास करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारा क्लियर रहे ताकि हम उसमें फाइटिंग करने के हकदार हो जाएं। कुछ अच्छा लगेगा तो ठीक है, आपका सही बातें हैं कि इतने दिनों में परफेक्ट तैयारी की जो बात है, हाँ प्रयास तो कर सकते हैं ना, प्रयास। हाँ, आप लोगों से रिजल्ट तो आएगी, इसके लिए कंफर्म रहिए क्योंकि आप लोग इससे पहले सिलेबस का कवर कर चुके हैं। तो ठीक है, सिलेबस कवर कर चुके, एक बार समझिए एक तरह का रिवीजन है, महामैराथन के तहत चलेंगे, एक तरह के जैसे हम लोग इसकी सारांश में देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लें कि मुख्य रूप से कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। देखिए पूरे 150 प्रश्न होंगे, बीपीएससी में कितने कुल क्वेश्चंस की संख्या होगा, 150 होंगे और यही 150 क्वेश्चंस में हमें कम से कम मान कर चले कट ऑफ इसका 110 के आसपास जाने को है। 110 से कम पर कोई उम्मीद नहीं रखिए। निगेटिव मार्किंग है, फिर भी निगेटिव मार्किंग है, फिर भी आप इस चीज को ध्यान रखें कि कम से कम जो कट ऑफ जाएगा वो 110 जाएगा, क्योंकि बच्चे भी तो उसी रफ्तार से पढ़ रहे हैं, बच्चे का उसी रफ्तार से तैयारियां हैं, उसी रफ्तार से मतलब फॉर्म फिलअप भी तो होंगे। तो इसलिए मोटा मोटी मानकर चलिए 110 का स्ट्रैटेजी रखिए ही रखिए। हम आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं, उसी की तैयारी करेंगे, उसी का कल से रिवीजन भी हम लोग तेज गति से स्टार्ट कर देंगे ताकि हम लोगों के उज्जवल भविष्य की बात हो जाए। नहीं चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा मुख्य टॉपिक इसमें क्या आते हैं, इतिहास आते हैं। देखिए जब बीपीएससी की बात हो और बीपीएससी यूपीएससी या कोई भी पीसीएस की बात हो और इतिहास को दरकिनार करें, ये कहीं से उचित है ही नहीं। इससे लगभग 30 के आसपास प्रश्न को आने की संभावनाएं रहती ही रहती हैं। अब इसी में हो सकता है 5 कम बेसी भी हो सकता है, 25 से 30 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। इसे 5 में भूगोल से भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन भूगोल को भी मान के, अगर यहाँ 25 है तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 30 है तो यहाँ 15 हो जाएगा। मतलब मोटे तौर पर देखा जाए तो दोनों को मिला करके 45 क्वेश्चन के इर्द गिर्द रहते ही रहते हैं। राज व्यवस्था की जैसे कि चर्चा कर ली जाए, राज व्यवस्था की बात की जाए तो हमारा यहाँ 15-16 क्वेश्चन आराम से बन ही जाती हैं। ठीक है, सामान्य विज्ञान अभी आने वाले जो भी बीपीएससी देखे हैं, इस बीपीएससी में हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसा बीपीएससी का पैटर्न आ रहा है ना, सामान्य विज्ञान को ज्यादा तवज्जो दे रहे। इसके अंतर भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, ये सब का ना अध्ययन हम लोग करते हैं क्या। हाँ बोलो, अरे ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारा फिजिक्स कंप्लीट होगा तो और अच्छी बात है ना। चलो, तो कहने का मतलब क्या, सामान्य विज्ञान से भी मोटे तौर पर देखा जाए तो 30 क्वेश्चन तो आराम से बनते हैं, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान को मिला करके।
फिर उसके बाद बिहार स्पेशल को दरकिनार आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके लिए स्पेशली आपको 20 क्वेश्चन का इर्द गिर्द मानकर चलिए, मोटा मोटी मानकर चलिए। ये 50, 45 से 50, ये दोनों को मिला दीजिए, यहां भी लगभग 45, 50, 90, 90 और 20, 110 और लगभग 20 क्वेश्चन के इर्द गिर्द ये है, यानी करंट अफेयर से 130। 20 क्वेश्चन को आप यूं समझ लीजिए, विश्व इतिहास से 1-2 क्वेश्चन लेंगे, अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था, इससे भी जैसे 10 से 15 क्वेश्चन रहने की संभावनाएं रहती है। और आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है गणित। गणित को छोड़ करके आप बात नहीं कर सकते। इसको 10 क्वेश्चन मोटे तौर पर मानकर चले कि गणित रहेंगे ही नहीं। तो आप ये क्लियरेंस अब आप देख सकते हैं कि आपका जो है सो यही स्ट्रेटेजी प्लानिंग है। और इसमें जो, हाँ देखो तुम लोगों का ठीक ठाक है, हाँ तुम्हारा थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तुमको थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि तुम्हारा जिसका बैकग्राउंड मैथ है ना थोड़ा सा, या जो जनरल कंपटीशन वगैरह ये सब का तैयारी करते हैं, तो थोड़ा बहुत क्या होता है ना कि मैथ पकड़ बन जाता है। जो आर्ट सेक्शन से हैं तो उनको थोड़ा सा, कोई ज़्यादा तो नहीं, मतलब जो स्ट्रेटेजी हम लोग किए हैं उसके अंतर्गत ठीक ठाक है। मैथ पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इतिहास की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इतिहास की सिलेबस को देख लेते हैं। इतिहास का सिलेबस में यूं देखते हैं, हम लोग मुख्य रूप से इतिहास को 3 भागों में बांट दिए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के अंतर्गत हम लोग क्या चर्चा कर लेंगे, प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उसकी चर्चा देखना जरूरी है। प्रागैतिहासिक काल देखना है, पाषाण काल इसी के अंतर्गत हम लोग देख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बिना तो इतिहास, प्राचीन इतिहास बहुत टफ हो जाती है ना, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। वैदिक काल है, महाजनपद और मगध का उदय, मगध के जितने भी क्षेत्र देख रहे हैं, पाटलिपुत्रा वगैरह, इन सब चीजों को एक और हमें देखना होगा। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, ये इससे बीपीएससी से हमेशा 1-2 क्वेश्चन रहने की संभावनाएं हमेशा रहा है। मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य समझ रहे हैं। दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख वंश हैं और राजपूत वंश की उत्पत्ति, ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें हर हाल में देखना अति आवश्यक है। मध्यकालीन भारत की जब चर्चा करते हैं तो मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत हो रही है वो कब से हो रही है, तो जब से इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रही है, भारत पर अरब का आक्रमण हो रहा है, दाहिर का उसमें शासन होता है, और फिर क्या होता है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी शुरू हो जाता है। ऐसे भी उनका मुख्य उद्देश्य भी था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और धन को एकत्रित करना, ठीक है, इकट्ठा करने के ही मूल मकसद भी उनका था। उसके बाद क्या, दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों को सबसे मेन क्या देखना है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ये एकदम ही प्रमुख टॉपिक्स हैं। यहां से अगर मध्यकालीन भारत से अगर उठाएगा क्वेश्चन तो यहां से हर हाल में उठाना है, हाँ एकदम कंफर्म रहिए, मध्यकालीन भारत से प्रश्न आएंगे जो भी उनमें ये इसका बहुत बड़ा रोल होगा। विजयनगर साम्राज्य और बहमानी साम्राज्य के बिना मध्यकालीन भारत का नामो निशान शायद अच्छा नहीं माना जाए, मतलब उसका शब्दों का उच्चारण थोड़ा सा ठीक करें कि विजयनगर साम्राज्य और बहमानी साम्राज्य के बिना मध्यकालीन भारत को जैसे सोचना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। सूफी एवं भक्ति आंदोलन है और मुगल वंश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बीपीएससी के लिए। मुगल वंश से हर चाहे कोई भी सेट उठा लीजिए, मुगल वंश से निश्चित ही रहा है क्वेश्चन, इसलिए इसको भी छोड़ना नहीं है। आधुनिक भारत के इतिहास देखते हैं जैसे ही, तो आधुनिक भारतीय इतिहास कब शुरू होता है, जैसे ही यूरोपीय कंपनी क्या होते हैं हमारे भारत में आगमन करते हैं, यानी भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हो जाती है, उसके कुछ अधिनियम बनते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर हमने इसी चीज को जोड़ा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां जो होगा 1857 से 1947 का, ये बहुत ही अहम रोल लाएगा। और उसके बाद जैसे 1857 की क्रांति, देखिए इस चीज को आप एकदम क्लियरेंस हो जाइए कि जैसे ही 1857 की क्रांति से हमेशा क्वेश्चन बिहार लोकसभा आयोग पूछा है और बिहार का योगदान उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह की चर्चा हमेशा रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही स्वतंत्रता आंदोलन की बात करेंगे
तो टाना भगत, जतरा भगत, ये सब हम लोग आएंगे। जनजातीय किसान आंदोलन इस सब के अंतर्गत हमारा आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि किसान आंदोलन के इन सब टॉपिकों को हमें एक बार निश्चित तौर पर देखना है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू होते रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 से शुरू हो रही है। कांग्रेस के, जैसे कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है और उसकी स्थापना के साथ साथ उनके अधिवेशन हैं, या वो लाहौर अधिवेशन हो या आपके लखनऊ अधिवेशन हो, ठीक है, वाराणसी में हो, इन सब अधिवेशनों को एक बार सरसरी निगाह से देखने में कोई बुराई नहीं है। ये हर हाल में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ये क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर रहेंगे ही रहेंगे। बंगाल विभाजन, ये क्लियरेंस है बंग भंग आंदोलन के तहत है और ये 1905-6 की भी चर्चाएं इसमें आएगी ही, ठीक है। तो ये मोटे तौर पर हमें देखना है। और आप भारतीय इतिहास की बात करें, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें और गांधी को भूल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते थे, किसको? गांधी को जरूर याद करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से गांधी युग को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन और एक सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिप्स मिशन भी। इसको हम अलग से भी डाले हैं क्रिप्स मिशन को। तो इन सारे टॉपिक्स से निश्चित ही प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, एकदम कंफर्म हो जाइए। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां बताएंगे। अगर मान लेते हैं अगर गरम दल की बात हो और सुभाष चंद्र बोस का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये चंपारण सत्याग्रह में देख रहे थे, उसी तरह से आपको यहां भी आपको देखना है सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, इन सब चीजों से रिलेटेड विषय वस्तुओं को तैयारी करना है। प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय थी, यानी कि जितने विलियम बेंटिक हैं, वार्न हेस्टिंग्स हैं, इन सब जैसे चर्चित जो नाम रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें चर्चा अवश्य करना है। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कौन लगा था? बोलो बोलो। हाँ, सुभाष चंद्र बोस। बहुत अच्छा है। तो इस तरह से जैसे हम लोग क्या है कि इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। पत्र पत्रिका पुस्तक लेखक और परंपरागत पुरस्कार, इनसे भी एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चीज याद रखेंगे, इतिहास से जब पूछा जाएगा प्रश्न तो आपको क्लियरेंस है कि जैसे बिहार केसरी का बात आ जाए, पंजाब केसरी की बात आ जाए, इन सब तरह के जैसे उपनाम ये सब भी आते रहते हैं, कुछ पुस्तकें भी आते रहते हैं। अब देखिए इन सब इतिहास की बातों के अलावे हमें विश्व इतिहास थोड़ा सा 2-3 टॉपिक देख लेना माफी श्रेष्ठ है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र संघ, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई, इसके कितने अधिवेशन हैं, इनकी सभा के बारे में, ये सब चीजें एक बार जानना जरूरी होगा। तो देखिए कि हम लोग मोटे तौर पर मोटे मोटे शब्दों में जान जाए कि यहां से भी लगभग 5 से 7 क्वेश्चन की संभावनाएं रख सकते हैं, यहां भी 5 से 7 क्वेश्चन की संभावनाएं रख सकते हैं, लेकिन यहां पर जैसे ही जाते हैं लगभग 15 क्वेश्चन की संभावना यहां आपका बन ही जाता है। तो इस प्रकार से आपका बहुत ज्यादा टॉपिक्स भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब कुछ पहले से क्लियर है। जिन लोगों का क्लियर नहीं है, फिर जैसे नेक्स्ट क्लास में हम क्लियरेंस करेंगे। फिर ये तो हो गया हमारा इतिहास, फिर चलते हैं भूगोल की तरफ। एक बार फिर से भूगोल की तरफ। तो भूगोल में जैसा कि हमने देखा अभी कि 15 से 20 क्वेश्चंस की बातें हैं। तो 15 से 20 क्वेश्चन से भूगोल में क्या है? ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी के आंतरिक संरचना। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मांड में जो होने वाली घटनाएं हैं उन पर टिप्पणी करना है हमें। सौरमंडल यानी सौर की परिवार, सूर्य की परिवार और इसके 8 ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उपग्रह हैं, इन सब के बारे में सारांश संक्षेप से थोड़ा सा हम लोग चर्चाएं कर लेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी इस तरह से अंदर में जो है किस प्रकार से वो बने हैं, क्रोड किस प्रकार से हैं, नीफे क्या है, सियाल क्या है, सीमा क्या है, इन सब चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे ही। इसके अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में ये भी देखा जा सकता है विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें, यानी कि भारत की खोज कब हुई, अमेरिका की खोज कब हुई, इस प्रकार से तमाम प्रश्नों का हम लोग इस पर चर्चा करेंगे ही।
चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी और वायुमंडल चक्रवात ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना भूगोल की कल्पना करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाएंगे, इसलिए इससे संबंधित क्वेश्चंस हर हाल में रहा ही है। तो थोड़ा सा इसके बारे में, टेक्टोनिक प्लेट वगैरह ये भी है, चट्टान के हैं, आग्नेय हैं, अवसादी हैं, परतदार हैं, ये सब जो चट्टाने हैं इनके बारे में हमें देखना होगा। वायुमंडल को लेकर के हमें चलना होगा, ठीक है, क्षौमंडल है ना, ये सब चीजों की चर्चा करनी है। चक्रवात यानी बवंडर ये सब है, इनके बारे में। महासागर एवं महाद्वीप, इसी में याद रखेंगे कि कुछ प्रमुख नदियां भी हैं, नदियां होगी, विश्व की प्रमुख कुछ नदियां हैं उसके बारे में, जैसे अमेजन है, नील है, ठीक है, ये सब जैसे मिस्र का दिन है, बिल्कुल सही बोले आपने। अब एकदम हम जान रहे हैं कि बाबू तुम ठीक हो, जानते हो। तो मिस्र का जो दिन है नील नदी, अच्छा नील नदी का दिन है मिस्र, ठीक है, बहुत अच्छी है। तो इनके बारे में चर्चाएं कर लेंगे, महाद्वीप की चर्चाएं कर लेंगे। अब इसके बाद है कि हम लोग मुख्य रूप से क्या देखें, भारत की प्रमुख नदियां, नदी घाटी परियोजना, नहर, झील, बिहार की प्रमुखता के साथ। देखिए जब इस चीजों को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इनमें प्रमुखता से देखना होगा कि भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उन नदियों को तो देखना ही है। नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं, ये नदी घाटी परियोजना आपको पूरे भारत को देखने की कोई ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं है, वो बिहार के लिए प्रमुखता से देख लेना है कि नदी घाटी परियोजना जैसे बिहार के संदर्भ में कौन कौन से महत्वपूर्ण है। नहर क्या है, कुछ महत्वपूर्ण नहरों के बारे में देख लेंगे, महत्वपूर्ण झीलों के बारे में देख लेंगे। हाँ, ये बिहार के लिए और भारत के दोनों को संदर्भ में देख लेना है। खास तौर पर देखिए, सबसे मेन हम लोगों का मुख्य उद्देश्य होगा कि बिहार को लेते हुए चले, क्योंकि यहाँ से ही हमारा धीरे धीरे धीरे, जैसे ही आपने देखा कि 1857 की क्रांति कर रहे हैं, बिहार को देख रहे हैं, गांधी की बात कर रहे हैं, बिहार को देख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग जितने भी कार्य कर रहे हैं उनमें, हाँ, सैंधव सभ्यता देख रहे हैं, वैदिक काल देख रहे हैं, महाजनपद मगध का उदय देख रहे हैं, तो इन सब में जैसे बिहार के संदर्भ को देखते हुए ही चलना है हमें, ठीक है। उसी प्रकार से जो है से इन सारी नदी घाटी परियोजना है, बिहार की प्रमुखता को देखना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। और इसमें जो प्रमुखताएं होंगी वो बिहार को लेकर के, ठीक है। चलिए, भारत की जो जलवायु है, कृषि, मिट्टी, खनिज संसाधन और अभयारण्य तथा परिवहन। जैसे वाल्मीकि अभयारण्य के बारे में सुन रहे हैं, परिवहन के रूप में कई बार प्रश्न आ जाते हैं, एनएच के लेकर के, एनएच से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो इसको देख लेना हमें बिहार के संदर्भ से लेकर के कि कौन कौन से हाँ इसमें प्रश्न बने, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमें यहाँ की बिहार की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, बिहार की प्रमुख जैसे नदी की भी चर्चा एकदम निश्चित तौर पर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद विश्व एवं भारत के प्रमुख स्थानों का भौगोलिक उपनाम, जैसे विश्व के कुछ प्रमुख हैं नहीं, और भारत के कुछ प्रमुख जैसे ईश्वरों का निवास स्थान, प्रयाग नहीं, इस तरह से प्रश्नों का हमने समावेशन करना है। और ये काफी ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, ये थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो ये सब टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। घबराना नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, हमें आवश्यकता है कि बीपीएससी निकालनी है, तो स्वाभाविक है कि हमें थोड़ा सा तैयारी जम करके करना होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग भूगोल के बाद आ जाते हैं राज व्यवस्था के तरफ, ठीक है। राज व्यवस्था, चलिए आगे हम लोग क्या देख रहे थे, राज व्यवस्था। और राज व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से क्या देख रहे हैं, सबसे मुख्य टॉपिक के रूप में है भारतीय संविधान का निर्माण एवं विशेषता। देखिए भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे होता है, इन सब के बारे में इनकी अहम रोल रहेगी और इसी का अध्ययन इसमें हम लोग कर लेंगे। प्रस्तावना और विदेशी स्रोत, यानी कि हमारा जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिकाएं हैं, जो हमारा संविधान का आत्मा है, उन्हीं एकदम देखना एक बार जरूरी है। और साथ में विदेशी स्रोत, यानी ये कहाँ कहाँ से कौन से चीजें लिया गया है। एक सबसे महत्वपूर्ण है 1935 का अधिनियम, ये ध्यान रखेंगे, किसका अधिनियम, 1935 का अधिनियम, जिससे बहुत सारे अनुच्छेद जहां से एकदम टू द पॉइंट ले लिए गए हैं हमारे संविधान में, या कुछ अंश ऐसे हैं जिनमें थोड़ा बहुत चेंज करके रखा गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। अनुसूची है, ठीक है, ये 12 अनुसूची हैं, उनके बारे में देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको देखेंगे।
अनुसूची के अंतर्गत 7वीं अनुसूची अवश्य देखेंगे, जिसमें हमारा जो है सो केंद्र और राज्य के संबंध की चर्चाएं करती है। यही है हमारा केंद्र राज्य संबंध की चर्चा यहाँ भी हो जाएगी। उसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का मूल्यांकन कर लेंगे। आगे हम लोगों को देखना है भारत के जो नागरिक हैं उनकी क्या क्या नागरिकता में आता है, मौलिक अधिकार क्या हैं और उनके कर्तव्य क्या क्या कौन से हैं, कौन कौन से कर्तव्यों के अंतर्गत हमें चलना है। नीति निर्देशक सिद्धांत और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह। देखिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह जो है थोड़ा सा आसान, काफी ज्यादा आसान टॉपिक है, थोड़ा सा इसको पढ़ना है और इसे एक आध प्रश्न कभी कभार आ ही जाते हैं, इसलिए ज्यादा टफ तो है नहीं, थोड़ा सा समझना है। पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन, जैसे पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति, इस सब को लेकर के इसमें थोड़ा सा पढ़ना हमको है। त्रिस्तरीय पंचायत समिति है, वो चीज हमें पढ़ना है। संघीय कार्यपालिका है जिसमें राष्ट्रपति, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रपति से हर हाल में प्रश्न आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले यही जो आपको लगभग 23-24 तारीख के आसपास जो है सितंबर 23-24 सितंबर को, हाँ आप देखे ही हैं कि एग्जाम्स हुए हैं CGL का, और उसमें भी अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति से उठाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा, ये संवैधानिक जो भी कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका, उससे संबंधित हमें देखना है। फिर आगे है राज्य की कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि ये हमें मुख्य रूप से जो देखना है यह बिहार के संदर्भ को देखते हुए देखना है। ये राज्य की कार्यपालिका जो होगा, ये विधान परिषद वाला जो भाग है, आपको पता होना चाहिए कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, लेकिन बिहार में है, तो बिहार के संदर्भ में आपको देखना होगा। न्यायपालिका की जब बात करते हैं तो इसमें अधीनस्थ यानी कि सिविल कोर्ट जिसको बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, हाँ बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बहुत अच्छा बात है, हाँ ठीक है, महिमा ठीक है, ये ठीक है, रागनी ठीक बोल रही है। तो इस तरह से है हमारा सिविल कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय के बारे में, हाँ ठीक है, अभिषेक तुम्हारा भी सही बात है, हाई कोर्ट ठीक है। और उच्चतम न्यायालय को क्या बोलोगे, सुप्रीम कोर्ट, बहुत अच्छा गौरव। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखेंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, महान्यायवादी भी आप देख लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, महान्यायवादी इसके अंतर्गत आप देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत अच्छा है आयुष, अंकित ठीक ठीक अंकित। तो इसकी भी कल्पना हम लोग कर सकते हैं। संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्था के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। केंद्र राज्य संबंध होगा, बहुत सारे आयोग हैं, जैसे कि हम लोग UPSC देते हैं ना, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नहीं, उसके बाद है बाल संरक्षण अधिनियम आयोग है, नहीं, महिला आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा जानना जरूरी रहेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट आएगा जो हमारा होगा संविधान का संशोधन, इसकी क्या प्रक्रियाएं हैं, इसमें कितने मतों की आवश्यकताएं होती हैं, किस परिस्थिति में संविधान में संशोधन होगी, किस परिस्थिति में संविधान में संशोधन नहीं होगी, इन सारे चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो क्या देखेंगे कि बिहार विशेष के, बिहार स्पेशल से जैसे कुछ प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए बिहार का भौगोलिक संरचना के बारे में होना ही चाहिए, जिसको क्या है, बिहार का ऐतिहासिक वर्तमान परिचय, यानी बिहार का ऐतिहासिक एवं वर्तमान परिचय। बिहार का जो धरती है वह काफ़ी ही पावन धरती रही है। यहाँ पर बौद्ध धर्म जैसे, जैन धर्म जैसे, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कल कारखाने के लिए जैसे पहले प्रयासरत हुए हैं। यहाँ पर भारतीय इतिहास के बारे में जैसे ही चर्चा करें तो बिहार का के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, बिहार का जो है ऐतिहासिक और वर्तमान परिचय होना चाहिए था इसमें। देखिए जैसे जैसे हम लोग इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थशास्त्र का जो संदर्भ लेंगे, इन सारी चीज़ों को जो हम पढ़ाई करेंगे, इन सब चीज़ों में इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था या अर्थव्यवस्था की जो बात करेंगे, इन सब में बिहार का संदर्भ जरूर देंगे। अर्थशास्त्र के संदर्भ में क्या है, बिहार का क्या कंडीशंस है, इसको भी पढ़ेंगे। भारत की जनगणना के सापेक्ष बिहार का जनगणना, देखिए जनगणना आपको 2011 से संबंधित ही अभी आपको लेना है डाटा, कहीं अलग से डाटा लेने की आवश्यकता
नहीं है। एवं आर्थिक सर्वेक्षण, जो बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, यहाँ क्या भविष्य है, यहाँ कौन कौन से उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, इसके लिए हमारा क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। जो आपको मुख्य रूप से अगर इन सारी चीज़ों पर देखते हैं तो आपको करंट अफेयर्स में काफ़ी मदद मिल जाएगा यहीं से। ठीक है, फिर देखते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये होगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का क्या योगदान है, इन चीज़ों को हम लोग बारीकी से ध्यान दे दें। ठीक है, अब एक चीज़ यानी लोकगीत, यानी बिहार का लोकगीत क्या है। बहुत अच्छा है। अभी तो एक झिझिया वाला गीत आएगा ना, दुर्गा पूजा आने वाला है ना, उस समय देखिएगा। हाँ, नदियाँ जो बाढ़ प्रभावित, ये सब चीज़ें क्या है, बजट से लेकर के देखना है। हाँ बिल्कुल, अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा बात है। हाँ ठीक है संजना, तुम ठीक बोल रही है, बजट से संबंधित है। और क्या है, नगरीकरण, हाँ यानी कि बहुत अच्छे शहरों का सौंदर्यीकरण, ये सब जो चल रहा है उसके बारे में, और कृषि से, और थोड़ा सा बिहार की मिट्टी के बारे में चर्चा कर लेंगे। ये हमारा बिहार स्पेशल्स होंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग चल लेते हैं थोड़ा सा सामान्य विज्ञान की तरफ। चलिए आगे हम लोग सामान्य विज्ञान की तरफ देख रहे हैं। तो सामान्य विज्ञान हमारा क्या है, इसमें 25 से 30 प्रश्न निश्चित तौर पर रहेंगे ही रहेंगे। इस चीज को आप एकदम गांठ बांध लीजिए। और 25 से 30 प्रश्नों के लिए हमें ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ पॉइंट्स को जानना है, जिसमें प्रमुख जो बिंदुएं हैं वो हैं मात्रक एवं बीमा, यानी कि हाँ बिल्कुल इकाई, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन इसी को बोलते हैं। अच्छी बात है। गति का वर्णन, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, नहीं यानी कि गति के प्रथम गति नियम, न्यूटन के प्रथम गति नियम, न्यूटन के द्वितीय गति नियम, ये सब चीज़ों को हमें देखना है। और उसी के साथ साथ अकॉर्डेंस में हमें एक चीज़ देख लेना है, कौन कौन से सदिश हैं और कौन कौन से अदिश हैं। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, बल के प्रकार हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, ठीक है, संतुलित बल, असंतुलित बल, इन सब चीज़ों को एक बार बारीकी से हमें समझना जरूरी है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार प्रश्न सीधे इसके फॉर्मूला से आ गए हैं, तो फॉर्मूला को भी देखते चलना है। ध्वनि तरंग एवं प्रकाश की, ध्वनि तो समझ रहे हैं आपको, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग आएगा, अनुप्रस्थ तरंग आएंगे, इन सब चीज़ों को देखना है। प्रकाश की में जैसे अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दर्पण, इन सब चीज़ों को है। मानव का जो दृष्टि दोष है, ये सब चीज़ें इसमें देखते हुए चलेंगे। विद्युतीय एवं चुंबकीय तरंग, विद्युतीय एवं इलेक्ट्रिकल वेव एंड द मैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युतीय और चुंबकीय तरंग को और इन दोनों के तरंग को मिश्रण को भी देखेंगे, जैसे विद्युतीय चुंबकीय तरंग। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत क्या देखें, अल्फा, बीटा, गामा, पीएन जंक्शन, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, संचार पद्धति, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं। इन सब चीज़ों को हमें हर हाल में देखना है। हालांकि इसका बहुत सारा टॉपिक हमारा केमिस्ट्री से भी टू द पॉइंट बन जाएगा। जैसे परमाणु संरचना में जो आते हैं, ये भी मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत ही इन दोनों को देखा जाता है। बहुत सारे टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ बहुत सारे टॉपिक्स में पूरा नहीं कह सकते हैं। जैसे रेडियो सक्रियता है, इसको इसमें हमें केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ लेते हैं। रेडियो सक्रियता, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब चीज़ें को भी हमें, एक्स किरण है, नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें हैं। रेडियो वेव, ठीक है, अच्छी बातें हैं। इन सब चीज़ों को देखेंगे। रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, मुख्य रूप से पदार्थ की जो अवस्था है, प्रकृति है। पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था है बोलो तो मनीषा तुम? बहुत अच्छे, 5 अवस्था, बहुत अच्छे है। 5 अवस्था का मतलब क्या क्या हुआ, ठोस है, द्रव है, गैस है, ठीक है। चौथा है प्लाज्मा, और 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इन चीज़ों को देखें, इनकी प्रकृति को देखना है, आम्ल, भस्म एवं लवण को देखना है, इसके कुछ गुणों को भी देख लेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम अभी चर्चा ही की है, परमाणु संरचना में है, डाल्टन है, बोर्स है, रदरफोर्ड है, एक थॉमसन मॉडल भी आप देख रहे हैं, थॉमसन। ठीक है, इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से देखेंगे। बोर-ब्यूरी स्कीम हर हाल में देखेंगे, बोर-ब्यूरी योजना, उससे भी संबंधित प्रश्न रहते ही हैं। तत्वों का वर्गीकरण याद होगा,
इसमें तत्वों के वर्गीकरण में धातु, अधातु, उपधातु, इन सब के अक्रिय गैस, इन सब के आधार पर देखेंगे। और तत्वों के वर्गीकरण में हम लोग सबसे देखते हैं मेंडलीफ का नाम सुने होइएगा, ठीक है। उसके आधुनिक आवर्त सारणी है मोसले का, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, मोसले का है। इन सब चीज़ों को एक बार विस्तार से देखना जरूरी है। तत्वों का वर्गीकरण से हर हाल में क्वेश्चन रहेंगे तो रहेंगे ही। अगर बीपीएससी की परीक्षा हो रही है और उसमें तत्वों के वर्गीकरण से प्रश्न नहीं हो, ऐसी बातें संभव ही नहीं है। विलयन देखना है, निलंबन, कोलाइड और वास्तविक विलयन है कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक के, ये काफी इंपॉर्टेंट आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। हाँ बिल्कुल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इन सब चीजों को हमें देखना है। जीव विज्ञान के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जान लेना होगा कि आपका जीवधारियों का जो वर्गीकरण है एवं कोशिका का विकास, इन किस प्रकार से कोशिका की खोज हुई है, इनके क्या क्या योगदान हैं, इन चीज़ों को देखना हमें पड़ेगा। पौधे तथा मानव में प्रजनन कैसे होते हैं, लैंगिक अलैंगिक, इन सब चीज़ों को देखना है। निषेचन की क्रियाएं देखना है। जैव विकास और अनुवांशिकी देखना है। जैव विकास में मुख्य रूप से आपको मेंडल देखना जरूरी है, डार्विनवाद देखना जरूरी है, ठीक है। इन सब चीज़ों को, अनुवांशिकी तो हर हाल में देखना ही है। अगर बायो की परीक्षा होगी तो इससे प्रश्न रहते ही हैं। मानव शरीर के तंत्र हैं, मानव शरीर के तंत्र में क्या है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन सब चीज़ों से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, हर हाल में रहेंगे। इसलिए इन सारे टॉपिक्स पर बहुत पैनी नजर होनी चाहिए। पोषण को लेकर के हम लोग देखेंगे, विटामिन है, खनिज है, वसा है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीजों पर देखना है। मानव रोग एवं उपचार, यानी मानव में होने वाले जो प्रमुख रोग हैं उनके क्या उपचार की विधियां हैं, उन सब चीजों को देखेंगे। इसमें अमीबा पेचिस है, टाइफाइड है, मलेरिया है, कैंसर है, एड्स हैं, इन सब जैसे बीमारियों का एक बार इसमें क्लियरेंस कर लेंगे। फिर आगे हम लोग चलते हैं, मोटे तौर पर जान लेंगे करंट अफेयर्स को और मैथ को अर्थव्यवस्था के साथ में। करंट अफेयर्स और मैथ को जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे। मुख्य रूप से हमें क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए एक मैगजीन्स का प्रयोग करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और इसमें मुख्य रूप से बिहार के संदर्भ में और अभी नई नई जो भारत में जो योजनाएं चल रही हैं, इन चीज़ों को देखते हुए चलना है हमें। अर्थव्यवस्था के रूप में बजट पर थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी, इन सब चीज़ों पर थोड़ा बहुत, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों पर बिहार के पिछड़ेपन के कारण, आर्थिक सर्वेक्षण, इन सब चीज़ों को देख लेंगे। और मैथ में कुल मिलाकर के हम अभी कहेंगे जो नए बच्चे हैं वो इस पर फोकस ज़्यादा नहीं करें। जिनका मैथ है स्ट्रांग है वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी मैथ नहीं ठीक है तो वो इस पर ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि इस पर जितना फोकस करेंगे उतना हमारा यहाँ सामान्य विज्ञान और इतिहास भूगोल राज्य व्यवस्था से आ जाएंगे या बिहार स्पेशल देख लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है और हम आपसे शुभकामनाएं करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी बेहतर रिजल्ट करें और जो ऑनलाइन बच्चे हैं उन लोगों से भी आशा और उम्मीद है आप इन वीडियो का सदुपयोग करेंगे, कुछ फ़ायदा होगा आपको। जैसा भी होगा आप कमेंट में लिखेंगे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड, अगले क्लास में, फिर इसी के साथ बीपीएससी के लिए।